have to narrate the instances in chronological order, where whatever we are, it reflects our history behind it. हम जो आज हैं वो किस वजह से हैं, जो हिस्ट्री में होता आया उसी का कल्मिनेशन है, एंड वी आर हियर ड्यू टू दैट. तो कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. सो बट डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पहले क्या हुआ, पहले मुगल आए कि पहले यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य हुआ, बताइए. मुगल. तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई. बट डेट्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. इट इज द ऑर्डर इन विच द वेरियस इवेंट्स हैज अकर्ड. ओके. नाउ अब इसमें एक यहाँ चीज़ क्या दिखाई जा रही है, फर्स्ट फोटो देखो. इसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया. हु इज ब्रिटानिया? ब्रिटानिया का क्या मतलब? यस, एलिजाबेथ. दैट इज ब्रिटिश जो एम्परर था वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया और उसी को ब्रिटानिया कहा जाता है. तो शास्त्रास आर प्रोवाइड टू एलिजाबेथ, ये दिखाया गया है. ठीक है. दैट इज frontispiece to the first map produced by जेम्स रेनल. तो इंडिया का जब इनसे कहा गया कि मैप बताओ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रिटिश अदरवाइज यहाँ पर वो ठीक तरीके से रूल नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने जो मैप लिया वो शास्त्रों से लिया. उसमें इंडिया का पूरा मैप बना हुआ था. तो वो ये चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि ब्राह्मण्स आर ऑफरिंग, दैट इज शास्त्रास. नाउ ये जेम्स रेनल ने ये सारी मैप या टोपोग्राफी बनाई, इंडिया की जो टोपोग्राफी है वो ऐसा बनाया. कैसा गया पेपर प्लग? ठीक है. नाउ रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, एन enthusiastic supporter of British conquest of India. Reynolds saw preparation of maps as essential. अगर उसको यहाँ पर अपना ब्रिटिश डोमिनियन बनाना था, ब्रिटिश की यहाँ कॉलोनी थी, ब्रिटिश का साम्राज्य था, तो उसके लिए बिना मैप के वो नहीं चल सकता था. यानी कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर. जैसे आपको पता है कि जो अहोम्स, आपने 7th में पढ़ा होगा कि अहोम्स का शासन था असम में. तो फिर इसलिए इंग्लिश वहाँ ब्रिटिश नहीं जा पाए, क्योंकि उनका जो शासन था वो 700 सालों तक चला. मुगल का तो चला था 200 साल तक, लेकिन उनका कितने साल तक वहाँ कोई जा ही नहीं पाए. अब वो उनकी कम्युनिटी थी किस तरीके के, ट्राइबल कम्युनिटी. जैसे हाँ, बहुत पावरफुल थे. तो इस तरीके से अगर बिना मैप के वो उधर बढ़ते तो उनको क्या पता चल पाता कि वहाँ खतरा है उनके लिए, वो लोग नहीं पता चल पाता ना. तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए. इसी तरीके से एमपी में भी उनके क्लैशेस होते रहे, मध्य प्रदेश में जो वहाँ की जनजातियाँ थी, ट्राइबल्स. इसलिए मैप की बहुत ज़रूरत थी. द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, इन्होंने बताया कि द पिक्चर ही ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया. तो बेंगलोर में गए थे, सभी जगह गए, और तो सब जगह गए जहाँ जहाँ ट्राइबल्स के साथ वो भिड़ना नहीं चाहते, मेनली ट्राइबल से भिड़ना. अभी भी आप देखो नक्सली हमले होते हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसमें अपने आप को फेल पाती है, क्योंकि वो सब जंगलों में रहते हैं और इंडिया को वहाँ पर पता नहीं है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, तो इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है. तो यहाँ आपको इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है लक्षित? बोलो, ये ठीक बता रहे हैं. जैसा कि हम सभी को लक्षित ने बताया कि इंडिया हैज़ विलिंगली हैंडेड ओवर इट्स द लॉन्ग पास्ट हिस्ट्री टू ब्रिटानिया. यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि वो शास्त्र दे रहा है एलिजाबेथ को. इससे क्या पता चल रहा है कि अपनी जितनी पावर की ये हमारा मैप है, आओ हम पर राज्य को. यहाँ ये ऐसे नहीं दे रहा, बट उन्होंने अपने आप को पॉम पर शो में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखो कि हम वहाँ गए और उन्होंने हमारी आधुनिकता सिखाई. सर अपने आप को सर बड़ा बनाने के लिए. हाँ, अपना बड़ा बनाने के लिए वो सिखाया ना. और ये नीचे वाली लाइन क्या दिखाई जा रही, आस्किंग देम टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, कि तुम हमारी रक्षा करो, हम अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है. ऐसा देखो, पढ़ो आपकी लाइन क्या लिखा है, टू बी द प्रोटेक्टर. दे विलिंगली गेव देयर टोटल जो भी पोजेशंस थे कि हमारी आप रक्षा करें. पहले पिक्चर से ये दिखाई पड़ रहा है. फिर इसके लेफ्ट में कौन सी पिक्चर है, द ब्रिटिश रेजिडेंस एट द पोर्ट ऑफ पूना कंक्लूडिंग ए ट्रीटी. तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं
और एक बीच में एक रानी बैठी हुई है या राजा बैठा हुआ है, कोई किंग जैसा बैठा हुआ है। वैसा तो और सब बाकी पूना के लोग हैं वो उसी की ओर आप देखो कि देख रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ब्रिटिश कितने पावरफुल हैं। ब्रिटिश रेजिडेंस में बैठा कोई दरबार लगा हुआ है, तो ये दरबार दिखाया जा रहा है और उसमें सारे लोग उसी को घेर, यानी दे आर वेरी पावरफुल। पहले मराठों का शासन था ना, मराठास को इन्होंने डिफीट कर दिया। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है कि लिप्टन टी, इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओल्ड एडवर्टीजमेंट, उसके पीछे क्या दिखाया गया है, आपको कुछ मॉस्क दिख रही हैं, मस्जिद का हिस्सा। तो उसके आगे लिप्टन टी है। इससे क्या पता चल रहा है, एक कैवेलरी है। कैवेलरी का क्या मतलब होता है, घुड़सवार। तो घुड़सवार आगे घोड़े पे बैठा हुआ लिप्टन टी का प्रचार कर रहा है। सो ओल्ड एडवर्टीजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड। क्योंकि सबसे पहले इंडिया में चाय थी ही नहीं, और जब इंडिया में चाय आई तो सबसे पहले जैसे मैगी नहीं थी इंडिया में, तो सब स्कूलों में बच्चों को फ्री मैगी बांटी गई, तो बच्चों को इसकी आदत लग गई। फिर इसके बाद उसके अगले महीने से बाजार में आ गई और सब बच्चे बोलने लगा मैं यही चीज़ खानी है। तो हम लोगों के टाइम पे ये बांटी गई थी फ्री मैगी। हम लोग बना भी देखते थे क्या है, ये सांप जैसा है, पहली बार तो देखा था, लेकिन बाद में फिर लोगों को उसकी आदत लग गई। अब इसमें लिप्टन टी, पहले यहाँ चाय कोई नहीं पीता था, लेकिन शुरू में यहाँ लोगों को चाय की आदत लगाई गई। फिर इसके बाद चाय, क्योंकि ब्रिटिश को अपना चाय का होता क्या था कि कहाँ असम में चाय होती थी, लेकिन अब वो असम से चाय पूरे भारत में नहीं आता थी, वो वहीं से वहीं जहाँ ट्रेड। लेकिन ब्रिटिश से पहले असम में चाय थी। हाँ चाय थी, वो मतलब चाइना की तरफ से होते होते जो ठंडे प्रदेश है तिब्बत से होते होते असम तक आ गई थी, और फिर वो फार रीचिंग था। ऐसा कोई इंडिया के साथ असम कोई कनेक्शन नहीं था, वो ट्राइबल्स थे। बात समझ में आ गई नहीं? तो हम जो इंडियन मेन लैंड है उसमें असम का कल्चर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता था, तो यहाँ के मेन लैंड में ज़्यादा चाय कोई जानता ही नहीं, चाय का ट्रेड भी नहीं होता। तो यहाँ पढ़ो, इसमें क्या दिखा है, हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड हाउ टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। 1922 एडवर्टाइजमेंट, उसके पहले नहीं थी चाय, लेकिन 22 तक भी नहीं थी। 47 में हम आज़ाद हुए, मुगलों के समय में भी चाय। तो एडवर्टीजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट, और जो इसके पहले ईरान था, ईरान का नाम है पर्सिया। चीन से सिल्क रूट आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे अगर मान लो ये, तो यहाँ पर ये दिखाया गया ये इटली है, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये इंडिया है, एंड यहाँ से ये रशिया हो गया, ये जापान हो गया, तो ये दिखाया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये देखो सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक क्रिएट हुआ। तो ये चाइना से हिमालय होते हुए और यहाँ पहुंचा। ये कौन सा कंट्री है? ये चाइना है। पर्सिया, पर्सिया का नया नाम क्या है? इंडोनेशिया। ईरान। तो ईरान इसका न्यू नेम है, ओल्ड नेम पर्सिया। तो ये सिल्क रूट यहाँ से जाता था, तो यहाँ से चाय यहाँ पहुँच गई, इंडिया नहीं पहुँची। ईरान के लोग खूब चाय के शौकीन थे, चीन से मंगा के पिए, हम नहीं पीते। हमारे यहाँ पर पहुँच, इंडिया के अंदर से जा रही इंडिया से ही के अंदर से सिल्क रूट जा रहा था, तो माउंटेनियस रीजन से होकर जा रही थी, उनसे हमारा ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, तो वो लोग यही सिल्क रूट। माउंटेनियस रीजन से कनेक्शन। एक मतलब पहले सी से लोग व्यापार करने से डरते थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े वो पाल वाले जहाज होते थे जो कपड़े से चलते थे, कपड़ा इधर उधर कर दो तो उसी के हिसाब से उनकी डायरेक्शन होती थी, तो वो तूफान में फंस जाते थे। तो लोग यहाँ पर एक अभी भी एक रूट मिलता है वहाँ देखने पर, वैसे तो वहाँ पर बर्फबारी है, लेकिन जहाँ बर्फ नहीं वहाँ पर एक एंशिएंट रूट के निशान मिलते हैं, घड़े को टूटे हुए निशान जैसे नहीं होते हैं कि लोग पानी पीते थे, या तो वो एक रूट है प्रॉपर। तो वो चीज़ देखने से पता चलता है कि ट्रेड तो बहुत दूर दूर तक होता था, लेकिन इंडिया में चाय नहीं पहुंची थी। 1922 की बात है, यहाँ बताई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना। फिर और भी फैला हुआ था, इसके आगे कुछ कुछ और भी ये गल्फ कंट्री में फैला हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा करके नहीं फैला हुआ था। हमारा यूरोप से डिसकनेक्शन था, यानी ये जो बीच में है ये आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत है। कौन सा? यूराल माउंटेन। ये मून से भी दिखाई पड़ता है, और ये यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। यूराल माउंटेन है ये। तो ये हो गया कौन सा? यूरोप।
और ये क्या हो गया? रशिया। एशिया। अब एशिया में बहुत कुछ है, क्या क्या चीजें बताइए? रशिया भी है, चाइना भी है, ठीक है, मंगोलिया है, चाइना और भी सारी चीजें हैं। तो हम भी एशिया में ही है ना। अब इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में, समझ में आ गए, साउथ वेस्ट एशिया में। तो अब यहाँ यूरोप से हमारा संपर्क नहीं था, लेकिन इसके इधर कौन पड़ता है बताओ? अफ्रीका। अमेरिका। देखो अफ्रीका बेटा ये है, ये क्या है? अफ्रीका। तो इनका ये यूरोप वालों ने, ये ब्रिटेन है, ये कौन सा देश है? तो आप कहोगे ब्रिटेन से यहाँ कैसे पहुंच गए जब कोई वाटर का रूट नहीं था? तो सबसे पहले इन्होंने अमेरिगो को भेजा। किसको भेजा? अमेरिगो को। अमेरिका पहुंच गया, बोला यही इंडिया है, यही इंडिया है। वो इंडिया नहीं था, वहाँ लोग, उसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस बोल दिया, और आज भी वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस ही कहा जाता है। तो पहली बात उसने सोचा यही इंडिया, घर वहाँ आके एलिजाबेथ को बता दिया मैंने इंडिया खोज लिया। फिर अच्छा बोला कोलंबस को भेजा, जाओ कंफर्म करो जो अमेरिको ने रास्ता बताया क्या वही इंडिया? बोला नहीं नहीं, वो तो इंडिया है ही नहीं, वो कोई और लोग हैं। फिर कोलंबस गया, कोलंबस को भेजा, तो वो उसने फिर वहाँ जाके बोला लेकिन अमेरिको ने पता लगाया था इसलिए इसका नाम अमेरिका रखा गया। तो इसका क्या नाम पड़ गया? अमेरिका। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद बोले अगर ये इंडिया नहीं तो फिर इंडिया कहाँ? जाओ वास्को डी गामा तुम पता लगाओ। फिर तीसरा नाविक भेजा गया। हाँ, तो इसके साथ सेलर्स भेजेगा, शिप के नेवल अफसर भी भेजेगा। तो फिर वास्को फिर उसके बाद यहाँ से ये अफ्रीका, पहले अफ्रीका पहुंचा, फिर उसे समझा इंडिया है, फिर और आगे आया तब आया। तो इस तरीके से इसने पता लगा लिया इंडियन का रूट, फिर व्यापार होने लगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज है। अब आगे देखो सर, तो पहले उन्होंने साउथ के एरिया में कंट्रोल किया था उन्होंने। तो अब यहाँ से बहुत सारे अलग अलग पहुंचे। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं पहुंचे। सबसे पहला जो ब्रिटिश का था वो सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो सबसे पहले वो यहाँ पहुंचे, बंगाल के रास्ते गया। और बंगाल के भी रास्ते क्यों? इसके पहले भी यहाँ आए, उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली थी। इस पोर्शन पे वहाँ पर जहांगीर की बेटी क्या थी कि बीमार थी, तो उन लोगों ने ठीक कर दिया इंग्लिश मेडिसिन से। उसने बोला तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि हमारा सामान यहाँ उतरेगा लेकिन उसके लिए हम कोई ट्रेड ड्यूटी नहीं देंगे। बाहर से जब यहाँ आता है तो एक तरीके से सीमा का लगता है ना, कस्टम ड्यूटी, और मुझे आप कस्टम ड्यूटी बस फ्री कर दीजिए। बोला ठीक है, तुमने मेरी बेटी को ठीक किया। और बोला एक और है कि हम जहाँ अपना सामान उतारेंगे वहाँ तुम्हारे सैनिक न रहे। तो बस उसने फिर वहाँ फोर्ट्रेस बनाना शुरू कर दिया, किलेबंदी करनी शुरू कर दी अपने सैनिकों के लिए, अपने सैनिक रखने, फिर हथियार ला के रखने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे पहले है ना। सर, तो वो कभी चेक नहीं करने आते थे? चेक तो शुरू में, अब वही बात है कि ना, तो वो ऑब्लाइज्ड था, तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा छोटे स्तर पर हो रहा है। और वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने कहा तुम पूरी तरीके से जाओ, हम किसी और को जाने नहीं देंगे, तुमको पूरा अधिकार है, और जाओ तुम बस हमको मोटी रकम हर महीने देते रहे। सर, लेकिन वो इंडिया ही क्यों गए? हैं? क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो भी रिवर्स थी अभी भी इंडिया में, ग्रेनरी सबसे ज्यादा इंडिया में, ये इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ। कॉटन सबसे बढ़िया अभी बांग्लादेश चला गया, नहीं तो सबसे बढ़िया कॉटन जो मलमल का कपड़ा है वो सब, वो मसलिन क्लॉथ नहीं तो व्हाइट कलर का जिससे पनीर बनाया जाता है, वो और कहीं नहीं इंडिया में पाया जाता था। तो इंडिया इनसे चाइना से रेशम लेता था, सिल्क, रेशम के पर्दे, और ये चाइना इंडिया से कॉटन लेता था। सब जगह कॉटन हमारा जाता था। सर, लेकिन आपने बोला कि रास्ता नहीं था तो कम्युनिकेशन भी नहीं होता होगा, तो फिर उनको कैसे पता कि इंडिया में इतनी सारी चीजें थी? इंडिया के बारे में इन लोगों ने ईरान और ईरान से उल्टी उल्टी खबरें सुनी थी, जो 2-4 लोग पहुंचे, लेकिन इनको प्रॉपर रूट नहीं पता था कि हम कैसे जाएं, क्योंकि सिल्क रूट से कनेक्टेड ही नहीं थे। तो ये यूरोप दूर है और यहाँ से यहाँ तक आने में सिल्क रूट पे ही चलने में 2 महीने लग जाएंगे। तो इनको तो अब इनके यहाँ 2 चीज़ें हो चुकी थी यूरोप में। एक तो पहले उनके यहाँ जेम्स वाट ने ट्रेन बना डाली, स्टीम इंजन का आविष्कार करा। जेम्स वाट ने 2000 आविष्कार किए, उसमें से एक स्टीम इंजन है, 2000 पेटेंट। हाँ, और 7वीं तक पढ़ा था। उसके बाद उसके टीचर ने बोल दिया था प्रिंसिपल ने कि तुम्हारा बेटा इडियट है। उसकी आंटी थी माता पिता, पेटेंट ले लिया सर वो 7000। तो 7वीं तक पढ़ा था। तो टीचर ने बोल दिया कि ये जो सन है, मतलब एक भतीजा था अपनी चाची का, इडियट है। तो उसकी चाची ले गई, बोली नहीं प्रिंसिपल मेरा बच्चा इडियट नहीं है, मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाऊँ। फिर उसको घर बैठा दिया, वो घर ही में बैठ के
एक्सपेरिमेंट करता रहा और एक एक करके पेटेंट करता रहा। तो उसने जेम्स वाट ने एक तो ट्रेन का आविष्कार किया, फिर स्पिनिंग जेनी बनी। स्पिनिंग जेनी का मतलब समझते हो कि उसमें 1000 थ्रेड्स एक साथ बनाए जा सकते हैं। यस लेकिन अगर 1000 थ्रेड बनाने थे तो इनको कॉटन चाहिए होगा। फिर इन्होंने सुना कॉटन सबसे बढ़िया इंडिया का है, तो अब इंडिया का पता लगाओ कहाँ है इंडिया, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं तो लोग कहीं कहीं तो जाते ही रहते थे। तो एक दो लोगों ने कहा इंडिया का कॉटन अच्छा है, तो उन्होंने कहा है कहाँ, कैसे पहुँचा जाए। तो इन्होंने खोजबीन शुरू की, बहुत सारे सेलर्स उतार दिए, तो उसमें वास्को डी गामा पहुँच गया। समझ में आ गई बात? हाँ पूछिए सर। तो जैसे उन्होंने ये बताया कि इंडिया का कॉटन फेमस है, तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उसका रास्ता कहाँ है? रास्ता कैसे पता चलेगा? यहाँ से कोई ऐसे प्रॉपर रूट ही नहीं था। पीपल तो जो है टू एंड फ्रो मूव करते करते हियर देयर जाते रहे, कुछ यहाँ गए फिर वहाँ गए, यहाँ गए यहाँ गए। कोई एक प्रॉपर इन्होंने टारगेट करके यहाँ थोड़ी किया, इनका प्रॉपर ही चल रहा था। लेकिन जो एक दो लोग गए तो कोई प्रॉपर वे था ही नहीं, वो रूट ही नहीं था। उस रूट पे एक प्रॉपर फिक्स्ड टैक्स था, वहाँ गुंडे भी रहते थे, वो उनको पैसा देना पड़ता था, लो तुम्हारा इतने हफ्ता हुआ, लो वैसे वैसे चलता था उसमें। सर जैसे वो टू एंड फ्रो कहीं पे भी चल के उधर पहुंच गए तो जाएंगे वापस कैसे? जाएंगे, देखो लोग का कुछ नहीं है। जैसे पीपल कहीं ना कहीं पर एक संस्कृति ऐसे फैली है कि जैसे हम वहाँ पे आ गए और 200 किलोमीटर और गए, फिर वो 200 किलोमीटर और गए। तो ऐसे अगर आपको मास मूवमेंट करना है तो अपनी फौज को ऐसे नहीं भेज सकते हो कि ठीक है रास्ता ढूंढो फील्ड में। और किसी दूसरे देश से कैसे भेज दोगे? वहाँ 10 देश हैं, क्या ऐसे बीच बीच से आप ले जाओगे क्या? हिमालय तो चल जाता है, हिमालय किसी की रेंज में नहीं है, लेकिन ऐसे बीच में किसी के कंट्री से तुम अपना सामान भेजोगे क्या? कितने सारे कंट्रीज हैं, और जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, तुम फिनलैंड है, किसके यहाँ से भेज दोगे? कौन जाने देगा तुमको? हम पाकिस्तान से तो भेज नहीं पाते जब हमें अफगानिस्तान गेहूँ भेजना होता है, कोई जाने देता है हमको? हमको सी के थ्रू जाना पड़ता है, और सी किसी का नहीं होता। जुड़ा है वो भी पीओके ने कब्जा कर लिया है, गड़बड़ी हो जाती है। हम जहाँ जुड़ा दिखाते हैं वो पीओके में है आजकल। ये तो फिर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी पाकिस्तान ने ले रखा है, तो ले रखा है, इतना पोर्शन कब्जे में कर लिया। एक टाइम जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही दे दिया था यूएनओ के चक्कर में। अब हमें ये बात पता चली ना सी रूट उसने क्यों फॉलो किया, तो फिर यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे बनाया, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन किया एलिजाबेथ को कि अब सेना भेजो, हम लोगों ने तैयारी बंद कर ली है, तुम यहाँ वहाँ से 15 आर्मी शिप भेजो। बड़ी तेज़ी से शिप है, यहाँ के लोगों ने पहली बार देखा कि कहाँ से तेज़ी से शिप चले आ रहा है। तो मीर जाफ़र था उनका सैनिक, तो फिर सिराजुद्दौला ने कहा कि लड़ो इन सब शिप से। मीर जाफ़र ने कहा सैनिकों से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहना, अगला राजा हम ही बनेंगे। जो ब्रिटिश ने बोला था ना, हाँ, ब्रिटिश ने उसको मिला दिया। और फिर जैसे ही फिर जीत गया मीर जाफ़र, तो ब्रिटिशर्स का जो आया क्लाइव लाइव, उसने कहा कि अच्छा अब हम जीत गए, मीर जाफ़र का गला काटो, बैठो यहाँ आराम से। सर माइंडेड था सर। हाँ, मीर जाफ़र ने एंट्री दे दी। समझ में आई बात? तो अब यहाँ से हमने देख लिया कि लिप्टन पर आ जाए। तो लिप्टन की चाय कैसे बनी? Old advertiser help us to understand how markets for new products were created and new tastes were popularized. इसमें क्या दिखाया जा रहा है? That the royalty all over the world is associated with tea. अगर चाय पियोगे तो रॉयल बनोगे। ये हाथ में कप लिए हुए घोड़े पे बैठ के चाय पी रहा है। तो इस तरीके से in the background you see the outer wall of Indian palace. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पैलेस के बाहर एक घुड़सवार है जो कि ब्रिटिश है और वो चाय पी रहा है। तो इससे ये पता चलता है ऐसे कॉम पर वो दिखाया जा रहा है शान शौकत के साथ कि चाय पियोगे तो राजा बनो। सर यहाँ के सर यहाँ पे तो आजकल सर गरीब भी चाय पीते हैं सर। तो वो तो धीरे धीरे एक बार जैसे तुम्हारे अंदर ये चीज हो जाए, ये टी शर्ट पहनोगे तुम भी सलमान खान हो। जैसे सलमान खान एक वो कुछ एक गधा लगा लेता है ना, तो सब लोग उस गधे के पीछे दौड़ लेते हैं, हम भी सलमान खान। सर वो सर ब्रेसलेट पहन लेगा तो वही चीजें लोग फिर वही करने लगते हैं। तो यहीं पर हाँ, आपने बोला कि जैसे उन्होंने असम साइड में कब्जा नहीं किया था या इंडिया ने, हाँ। क्योंकि इंडिया में ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ट्राइबल ब्रिटिश ने भी उधर कब्जा नहीं किया था, कभी नहीं कर पाई, उसके आगे बढ़ जाती वो कब्जा ही नहीं कर पाई। सर तो उनको कैसे पता कि उधर टी बनती है? टी तो अगर उन्होंने जो टी है, टी और भी कई जगह है, केरला की टी है या यहाँ की टी ले ली, बट उस वहाँ पे वो नहीं जा पाए। जैसे आप मेघालय चले गए, असम अलग है, मेघालय चले गए ऊपर की ओर, तो दूसरी जगहों से तो उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है कि नहीं। वेस्ट बंगाल में भी कहीं कहीं टी बनती सर है। लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल में अगर टी होती
थी तो वो पूरे इंडिया में फैल सकती थी। तो अब उन्होंने कैसे किया, ये देखा होगा कि कल्टीवेशन कराया, यहाँ पर कभी बिकी नहीं चाय। उन्होंने देखो ये क्या होता है कि एक क्लाइमेट उन्हें पता चल गया कि ये चीज़ है। उस समय आपको मालूम है हमारे स्पेन से पहले पोटैटो आया था। हमें पोटैटो हमें नहीं पता था, चाय की तो छोड़ो। तो स्पेन यहाँ पर है, ये स्पेन है, और स्पेन से सबसे पहले पोटैटो कहाँ पहुँचा? गोवा। तो गोवा के लोगों ने उसे बटाटा बोला। क्या बोला? बटाटा। बटाटा। और गोवा के बगल मुंबई है, अब वहाँ बटाटा वड़ा बनने लग गया। बटाटा वड़ा, अभी भी वहाँ पोटैटो नहीं बोला जाता है, बटाटा और कांधा, ये दोनों वहीं से हैं। भारत के लोग तो प्याज खाते ही नहीं थे और आलू के बारे में जानते ही नहीं थे। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे ये बटाटा बढ़ते बढ़ते ये पोटैटो हो गया। फिर सर, आगे सर, चल के लोगों ने उसे आलू बोला, कैसे बोला, लेकिन इसकी कहानी इंडिया में बटाटा बन के घुसा। तो आप समझ लीजिए कि लोगों को जो जहाँ की खेती है, यहाँ के लोग सबसे पहले वहाँ दिखाने लगे ये खाइए, ये पीला फल है। तो ईरान के लोग हैरानी से पूछते हैं पीला फल क्या है? बोले हमें इसको अमरूद कहते हैं। से उनको अमरूद खिलाया और उसके बदले में सोने की टोकरी दी राजा ने। उसने एक फल की टोकरी दी, बदले में सोने की टोकरी दिया। तो जो नए नए फल होते हैं एक जगह से दूसरी सर जगह। तो पोटैटो स्पेन से इंडिया में हाँ, कैसे आया? स्पेन से इंडिया में आपको मालूम है कि यहाँ पर गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, स्पेन का, पोर्तुगीज का, कहीं डच का शासन था। डच नीदरलैंड को कहते हैं। डच कौन है? भारत में एक ने शासन नहीं किया। यहाँ यूरोप में सबसे पहले मशीनरी आ गई, कल्चर आ गया, वहाँ ट्रेन आ गई। अब उनको चाहिए था कॉटन की टी शर्ट बनानी, तो वो यहाँ से 2 रुपए का कॉटन ले जाते थे, 200 की टी शर्ट बनाते थे और 198 कमाते थे। आप ये भी तो देखो ना कि वो फायदा कितना है कि सस्ता कॉटन लेके और फटाफट टी शर्ट बना गया। यहाँ के लोगों ने फिर वही टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया, खादी भूल गए, चरखा भूल गए। बात समझ आ गई क्या? सर, ये तो बाहर से स्टार्ट सब हो बन गया गया। था सब कुछ, तो सब अभी कुछ यूरोप में था। उन्होंने फिर कोलोनाइजेशन किया, उनको कच्चा माल चाहिए था। तो अभी जापान को क्यों कहा जाता है फ्यूचर में? जापान इसलिए फ्यूचर है क्योंकि जापान एक समय बहुत शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली देश था। इसने इस समय रशिया में जानते हो कौन था? जार। कभी जार जरीना वर्ड सुना है? तो जरीना सुना है। तो अभी हम लोगों ने जार कुछ जरीना हाँ, आपने लिखवाया कराया था कि नहीं? तो वो जो जार थे वो इतने क्रूएल थे कि अगर उन्हें पौधा लगा दिया और उसकी रखवाली करते थे गार्ड्स लोग, और अगर वो पौधा मर ना जाए तो पौधा है तो उसमें 10 गार्ड 20 गार्ड रखवाली करेंगे। तो जार इतने क्रूएल थे, लोगों का खूब पैसा लेते थे। जापानीज ने जब इस पे आक्रमण किया तो फिर इन लोगों ने कहा आइए आइए हमें जार से मुक्त कराइए। इन्होंने किसी ने लड़ाई नहीं की जापानीज ने, और जापानीज ने इनको इतना उससे जार से मुक्त करा दिया। फिर इनके सैनिकों की ऐसी मार कटाई की, वो गन्ने वाली मशीन में डाल डाल के घुमाया, सर किसने किसको उसमें मारा? कांटे लगे। जापानी सबसे क्रूएल आर्मी थी। जापानीज ने इनको मारा, फिर इसके बाद चाइना में घुस गया। चाइना बहुत गरीब था, चाइना वालों को भी मारा। राज भी करीब। और उन्होंने उनकी जो नहीं और जो उनकी लेडीज थी ना, उनको अपने यहाँ ले गया, उनके साथ भी मॉलेस्टेशन किया। तो इतना होने के बाद फिर अमेरिका, ये अगर गोल कर दो तो क्या अमेरिका इसके बगल में ही है? यस सर। तो अमेरिका ने यहाँ आ गया, मतलब अगर गोल करोगे तो आ ही जाएगा कि रैप करने। फिर इसने इसके ऊपर बम डाल दिया हिरोशिमा नागासाकी पर 1945। ये 2 लाख लोग तुरंत मर गए। उसने कहा अब हम युद्ध में हार मान सर तो जान। और जब हार मान ली तो इसके ऊपर बोला तुम इतने क्रूएल हो, तुमने वहाँ की औरतों को वेश्यालय में भेज दिया, ब्रॉथल खोल दिया और आदमियों को मशीन में चलवाया है। तुम अब सेना नहीं रखोगे, एक आदमी नहीं होगा तुम्हारे सैनिक। तब से जापान के पास सेना ही नहीं है, अमेरिका इसकी सुरक्षा करता है और सेना में ही सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो जब सेना नहीं होगी तो इसने पूरा फोकस अपना डेवलपमेंट में कर लिया। सर तो कभी अमेरिका ने जापान को लूटा नहीं, क्योंकि वही तो उसकी रक्षा कर रहा था। जापान को इसने इसलिए एक बार बम्बार्ड किया, फिर इन दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी में ये बताया संधि हुई कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके बदले तुम सेना नहीं रखोगे और जो हमारी पॉलिसी वही तुम्हारे यहाँ चलेगी। सर तो वो अभी भी है, हैं? वो अभी भी है। अभी भी ये सेना नहीं रख रहा, इसको यही प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो जिसके पास सेना नहीं होगी, तुम्हारा 30% एक्सपेंस तो मिलिट्री में चला जाता है भारत का, तो समझो कितनी तरक्की कर लेगा कोई देश। जापान नंबर 1। बट सर अगर अमेरिका खेल गया जापान के साथ तो खेल गया तो खेल गया, धीरे धीरे जापान सेना रखने लगा है। अब पहली बार पिछले महीने ऐसा हुआ, उसने कहा अमेरिका से हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मेरे पास भी अभी 25 लाख सैनिक हो गए, चोरी चोरी रख रहा। लेकिन सर अब वो सर अगर अमेरिका रशिया और इन सब के साथ तुम्हारी नहीं मानते, लेकिन सर क्योंकि उनके लोगों के अंदर है कि इसी ने तो बम मारा था। विरोध भी तो है, बम सर किसने गिराया? लेकिन वो तो भी क्रूएल राजा था, तो उस पे तो
भाई कोई देश मानता नहीं क्रूएल राजा, बाहर वाला कोई बम गिराएगा उसी पे सब लोग मानते हैं। क्रूएल्टी तो तुमने की ना दूसरों के साथ जाकर, वो तुम्हारे ही सैनिक थे, सब घर के सैनिक थे, कोई बाहर से थोड़ी ना थे, जापानीज ही तो थे। तो अब वो मानेंगे कि हम क्रूएल थे इसलिए बम गिराएगा? कोई मानोगे तुम कि हम क्रूएल थे? अतीक अहमद नहीं मानता, तुम क्या मानोगे? कोई मानेगा हम क्रूएल थे? ना तो जो क्रूएल है किसी ने गिराया। तो अब ये बात होगी, हमारी बात आ रही कि लिप्टन की चाय। तो लिप्टन की चाय के बारे में हमने क्या बताया कि धीरे धीरे उन्होंने बताया कि चाय पियोगे तो तुम भी ऐसे रॉयल बंगलों के सामने, महल के सामने देखो, सर टैगलाइन है सर, आदत डाल लो। So in the background you see the outer wall of Indian palace and the seated horse is the third son. देखो ये तीसरा बेटा है, क्वीन एलिजाबेथ के 5 बेटों में तीसरा बेटा है। देखो प्रिंस आर्थर को दिखाया गया। और फिर who was given the title Duke of Connaught। तो कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट का मतलब है घुड़सवार है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट का वर्ड का एटिमोलॉजी देख के बता देंगे ये वर्ड कहाँ से है। ठीक है, तो let us see what does it mean by Duke of Connaught। Etymology of Duke of Connaught। सर एक After one of the 4 provinces of Ireland, now as the modern Irish language spelling of Connaught. So Dukedom of Connaught and that is Strathern are the name। Dukedom of Connaught। तो इसमें ये क्या बताया गया, Connaught। तो ये जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश के बगल में यहाँ पे क्या है पता है? ये ठीक बता रहे हैं, स्कॉटलैंड। तो और इसके ये क्या है बताइए, आयरलैंड। स्कॉटलैंड के लोग क्या बोलते हैं, वो लंबा बाजा बजाते हैं, फ्रॉक पहनते हैं सारे लड़के, और बड़ा सा वो बैंड बाजा टाइप लगता है। तो ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये ब्रिटेन के अंडर में आ गए। अभी तीनों जब एक साथ मिल गए तो इसका नाम पड़ गया ग्रेट ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन था और ये दोनों मिल गए तो क्या नाम पड़ गया, ये आयरलैंड था, इसी को ड्यूक लैंड कहते थे। क्या कहते थे, ड्यूक लैंड। मतलब ड्यूक, आयरलैंड में क्या था इसमें? आयरलैंड में ऐसा कुछ खास नहीं था। ग्रीनलैंड यहाँ है, ये ग्रीनलैंड। तो ये आयरलैंड का नाम ड्यूक लैंड था, तो ड्यूक लैंड भी था। और यहाँ पर एक प्लेस था कनॉट, तो ड्यूक ऑफ कनॉट का मतलब है वहां का वो राजा। समझ में आ गए? ये सब अभी भी है। आयरलैंड तो अभी भी ये सब, ग्रीनलैंड में कुछ नहीं था। ग्रीनलैंड में अभी भी कुछ नहीं, ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फ से ढका है। अब जरा देखो, तो उसका नाम आर्कटिक के ठीक नीचे, मतलब उसमें सिर्फ मॉस उगती है, वो जो पत्थरों पे उगने वाली घास है बस, लच्छे वाली है, वही एस्पैरेगस जो हम लोग पढ़ नहीं कहते, एस्पैरजिलस, वही उगती है। अब देखिए सर ग्रीनलैंड को बताया ना, उसमें मॉस उगती है, पत्थर पे जो हल्का हल्का गुच्छा होता है, काई। वो बहुत ज्यादा होता है। काई समझते हो, बस जैसे हाँ। तुम्हारे यहाँ कहीं कहीं गंदी होती तो काई, वही चीज है। सर तो मतलब वहाँ पे वो बहुत ज्यादा था। वो ग्रीन ग्रीन है, बस दिखता ग्रीन है, और उसका कुछ यूज नहीं, कुछ खा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनो आप कोई भाई जापानीज के पास खाने के लिए इतना भी समय नहीं, उसी काई की वो टेबलेट बना के खा लेते हैं 8 घंटे तक चटाचट। कहते हैं खाने का समय नहीं है, हमें विकास करना है, टेबलेट खा के, क्योंकि उसमें इतना न्यूट्रिशन है कि सर सर मौसम वो हार्मफुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, दैट इज एल्गी। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। सर मौसम है ना? सर क्या नाम था उसका, प्रोटो अभी देखो प्रोटोजोआ। सुने, नाउ हियर आगे देखो, अब अगला फिगर देखो, अगले फिगर में क्या दिखाया गया है, कुछ और चीजें। ओके, कुछ चीजें यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ वाली लाइन पढ़ो। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। तो जो ब्रिटिश रूल था, एक एक करके गवर्नर जनरल आते गए ना यहाँ पर। तो अब 2 चीजें हैं कि द हिस्ट्री बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो पहले जब था, बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हेड कौन था, बोलो। वो उनको वायस राय कहते थे। क्या कहते थे,
लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला नहीं नहीं, अब हम तो पर्याप्त शक्तिशाली हो गए, सेना उन्हीं की आ रही ब्रिटेन की, धीरे धीरे अपनी भी कर ली। उसने हफ्ता कम कर दिया ब्रिटिश को। उसने एलिजाबेथ ने क्या बोला था, तुम हमको हफ्ता देते रहोगे सोने की थैली भर भर के तो हम तुम्ही को व्यापार करवाएंगे। और इसने कहा अब तो हम ही ताकतवर हो गए हैं। धीरे धीरे इन लोगों ने आपस में लड़ाई की, यहाँ जीतते गए, जैसे मीर जाफर को मारा, अपना चलाते गए। तो फिर जब ऐसा होने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि हफ्ता कम कर दिया, अब जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर दिया इंडिया। बोला अब तुम्हारा वायस राय नहीं रहेगा, हमारा गवर्नर जनरल रहेगा। एलिजाबेथ ने क्या बोला, तो ये बात कब की है, ये 1908 की है। देख लो भाई, ब्रिटिश तो आ गई थी 1660 में ही और 1947 तक रही भाई। 347 साल शासन हुआ है इन लोगों पे, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से नहीं, ये 1857 में तो संग्राम हुआ था ना पहला वाला, तो ये 1827 में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हो, मंगल पांडे ने किया। तो उसके थोड़े दिन पहले तक आ गई थी, फिर धीरे धीरे फैलाने लग गई थी अपना शासन। लेकिन उनके सारे जो सैनिक थे वो सब इंडियन थे ना, उन्होंने कहा हम ही नहीं लड़ेंगे तो ब्रिटिश कहाँ से जीत जाएगी। सर वो सर, लड़ती है। जैसे आपने बोला कि जो इधर आए थे ब्रिटेन, वो एलिजाबेथ को हफ्ता देना बंद कर दिए। वो पहले कौन थे बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने जो यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई, उपनिवेश, वो कौन थे बताइए, ईस्ट। हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिर्फ कॉफी पाउडर बनता, वो एक कंपनी थी, अब वो कंपनी बन के रह गई बस ईस्ट। अब वो भी कोई नहीं खरीदता। कभी ऐसा ब्रांड का कॉफी पाउडर कहीं देखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन होता था इंडिया में, बोलो? वाइस रॉय, और उसकी वाइफ का नाम होता था वाइस राइन। हमने बताया था नहीं, वाइस रॉय, जैसे जार, जरीना, सुल्तान, सुल्ताना भी लास्ट क्लास में इंग्लिश में बताया था कि नहीं। तो वाइस राय होता था। फिर बाद में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कर ली 1908 में, तो फिर यहाँ कौन होने लगा, तो आपकी बुक में लिखा है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की बात की जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके रूल में थी? ब्रिटिश के अंदर में कंपनी थी, जैसे यहाँ बाहर एक कोई कंपनी हो, कोई समोसा बेचने वाले की कंपनी या टाटा की कंपनी, कहते जाओ तुम ही। जैसे कि सर महिंद्रा से कंपनी, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है, सैनिक हम नहीं भेजेंगे, थोड़े बहुत भेज देंगे तुम मांगोगे तो, कि ठीक है तुम्हारा सामान आ रहा है, थोड़े हमारे लोग, क्योंकि तुम हमें हफ्ता देते हो। लेकिन अगर तुम हमें हफ्ता नहीं दोगे तो हम तुम्हें सैनिक देंगे क्या? कंपनी तो कंपनी है, जैसे टाटा की कंपनी में मारुति की कंपनी, एक कंपनी को भेजा था। अब बोल दिया तुम पूरे सोल प्रोपराइटर हो, मजे से खूब व्यापार करो, हमको सोना पहुंचाते रहो। अब तुम नहीं दोगे तो तुम्हें दे देंगे क्या? फिर ये लोग सर कुछ शासक बनने की कोशिश करने लगे। शासक ऐसे यहाँ मैनिपुलेट करना आसान नहीं था, यहाँ की मार्केट में कब्जा करना। तो इन्होंने सोचा कि ये 2 रुपए भी क्यों दें, हम यहाँ के किसानों से छीन क्यों न लें कॉटन, इसलिए ये सारा बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई जगह थी जहाँ ब्रिटिश रूल ना, ऐसा हमको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल था। जैसे आप ये देखिए, इन जगहों पे क्लाइव का रूल था, वो फ्रेंच, और इस यहाँ स्पेन का रूल था। मतलब इंडिया आप हर किसी के रूल में ही रहे। हाँ, और लेकिन इन लोगों को जब ब्रिटिश ने अपना एक्सपेंशन किया, ये भाग गए सारे, वो निकल करके ये भाग के गोवा पहुंच गए। गोवा हमें 1975 में मिला। गोवा हमारे साथ आजाद नहीं हुआ, ये पुर्तगाली वहाँ छिपे रहे, फिर इंडिया ने खदेड़ा, निकलो तुम यहाँ से निकलो। तो बोले हम जाएंगे, फिर हम किसको दे के जाएं, इंडिया तुम यहाँ, तुम्हारे पास तुम नहीं रहे। हम लोग सर इतना शासक में रहे। तो गोवा कब फिर हुआ? 1975। हाँ सर ऐसी भी कोई कंट्री है जो सर मतलब सर आज तक जो सर कभी सर कैद में ना रही हो किसी भी सर देश के? ऐसा कहा जा सकता है, अमेरिका सबसे पहले आजाद हुआ, और यूरोपियन कंट्रीज किसी की कैद में नहीं। यूरोपियन तो किसी की कैद में नहीं, उन्होंने तो सबको गुलाम बनाया, ब्रिटिश है ना। सर ब्रिटिश को छोड़ के जैसे कि कोई मतलब सर जो शासक करने वाले से वो भी किसी को शासक नहीं करता है। ये सब है, फ्रेंच है, ये स्पेन, इन पर यूरोप ने कभी शासन नहीं किया। उनको बहुत सारे स्लेव्स चाहिए थे, तो स्लेव के लिए अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, यहाँ गए। और इंडिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड था। अफ्रीका के लोग कहते थे स्लेव बना के भी ले जाओ, काम नहीं करते थे, इनको थोड़ा सोने नहीं कहते थे। इंडिया के लोग परिश्रमी थे, तो इंडिया को जहाँ जहाँ ये स्लेव बना के ले गए, इन्होंने खूब मेहनत की। अब दुनिया का हर 5वां व्यक्ति इंडियन है, क्योंकि सब जगह, क्योंकि इनका शासन था और हमारे स्लेव को इन्होंने बिखरा दिया, तो दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मतलब इंडियन है। अपार्ट फ्रॉम 150 बिलियन अवर पॉपुलेशन, वैसे तो हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 ही है, और भी जहाँ जा लोगे उनमें भी 1/5 इंडियन है। सर, तो वो जो 1/5 इंडियन है वो वापस
वो NRI नॉन, वो भारतवंशी हैं, वो वहीं रह गए, वहाँ मेहनत करने, जैसे बिहार के लोग नहीं होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मेहनत करने लगते हैं, तो वो वहीं रह गए। उन्होंने कहा यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है इंडिया से, यहाँ थोड़ी मेहनत करो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये लोग स्लेव बन के गए थे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने अपने कंपनी खोल दिए सारे। सर एक टाइम पे इंडिया रिचेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया सबसे रिचेस्ट था। सबसे पहला सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन हो चाहे सिंधु सिविलाइजेशन हो, ये इंडिया में डेवलप हुआ। हमने सबसे पहले ट्रेड किया, तो जो सबसे पहले ट्रेड करेगा तो क्या होगा, तो वो रिचेस्ट होगा। तो हमारे पास सिविलाइजेशन सबसे पहले आया, हमने ट्रेड अर्ली शुरू किया। तो इस तरीके से इंडिया वाज द रिचेस्ट। इंडिया को लूटने के लिए मंगोलिया से कौन आया, वो आप देखो कि बहुत बड़े बड़े लुटेरे आए, जैसे वो महमूद गजनवी और कई कई लोग ऐसे नहीं हैं, बाहर की कंट्री से आके लूटने आते थे, और 17 बार दिल्ली को भी लूटा गया, और खूब बैल गाड़ी और ऊँट भर भर के सोना ले जाते थे। इतना पैसा था कि एक बार में लूट ही के नहीं ले जा पाते। सर तो मुगल कुछ करते नहीं थे? मुगल, अब जैसे ये मुगल के टाइम से पहले की लूट है, फिर मुगलों ने फिर आसपास जो लूटा था उनको लूटा ये लूट खसोट चलती रही, तो वो गया, फिर इसने कंधार को लूटा, यहाँ मुगलों ने भी उधर उधर से लूट लूट के दिल्ली में इकट्ठा किया, ऐसे ही हुआ। समझ आ गई? इंडिया ने वापस ब्रिटिश को कभी मतलब उन पे कभी राज या वापस अपने पैसे या कुछ करने? तो जो ब्रिटिश यहाँ से सब पैसा ले गई, यहाँ तक कि बहुत सारा यहाँ का कोहिनूर ले गई। वापस क्यों नहीं दिया? अब समझौता चल रहा है, अगर हो सकता है वहाँ पर एक, अभी हम लोग का जो ऋषि सुनक बैठे हैं PM, तो अब थोड़ा सा चल रहा है, अगर हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। अदरवाइज अभी तक जो गया है उन्होंने म्यूजियम खोल दिए अपने यहाँ बड़े बड़े की, ये उनका सिंहासन है, उनका सिंहासन। सर तो वो सब वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए, बस वो उस समय उन्होंने ले लिया, अब कुछ कैसे वापस वो लिया, सब कुछ वापस आ गया तो इंडिया वापस से रिचेस्ट वापस कैसे आएगा। उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था 99 ईयर्स के लिए तुमको फ्री रख रहे हैं, अभी भी तुम हमारे गुलाम हो, अभी भी वो गुलाम ही है उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ले नहीं सकते। उन्होंने 99 साल के लिए दिया, बाद में हम आके लेंगे। 2 आदमी बैठते थे उनके हमारे पार्लियामेंट में, मोदी ने उनको भी हटा दिया, बोले जाओ कुछ नहीं वापस। सर तो अभी कितना टाइम बचा है? 97 समझो 20 साल बचे, लेकिन क्या कोई किसी देश को ले पाएगा ऐसे? हिम्मत है किसी की? ब्रिटेन तो हमसे भी छोटा है, लेके दिखाए, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा ही है, जिसके देश में जो चला गया कौन तुमको दिलवाएगा? अच्छा, वो तुम मांग लो तो मांग लो। तो साइन करा हुआ है ना? हाँ? सर वो ट्रीटी करके वापस नहीं ले सकते? ट्रीटी करें या जो भी करें, अब उनके यहाँ है तो वो वापस, तो जो भी कोई जुडिशियल उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो वो उन पॉइंट्स के हिसाब से हम वापस पा सकें तो पा सकें। कोई देश ले लेगा तो ऐसे वापस तो नहीं। साइन तो किया था ना सर? साइन देखो, जो लूट की चीज है उसमें कौन किसको साइन करेगा? वो मानेंगे नहीं हमने लूटा है, पहले तुम ये साबित करो कि वो लूट के ले गए। सर हिस्ट्री की बुक दे दूं मैं? तुम पहले ये साबित देखो, जब तुम उनको ये बोलोगे कि तुम लूट के ले गए हो, बोलेंगे निकल जाओ, हाँ हम लूटे रहे, इससे उनकी बदनामी नहीं होगी। और जिन जिन देशों को लूटा वो देश कॉमनवेल्थ कंट्री कहे जाते हैं, और उनके बीच गेम होता है। दिल्ली में भी कॉमनवेल्थ हुआ था, महारानी विक्टोरिया की ठीका टाकी कि हम सबके कॉमनवेल्थ की हम रानी, ऐसा तो चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना कुछ साल पहले, तो कॉमनवेल्थ का मतलब जिन पर ब्रिटिश ने राज किया उनका ग्रुप। एलिजाबेथ अपने जो ताज था उसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगा के रहते थे, तो अब तो उनकी डेथ हो गई है जो, अब वो जिसको भी हो, बट वहाँ पर है। बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर सम एंड इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर सम। तो एलिजाबेथ के लिए फॉर्चुनेट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने कोहिनूर लगाया और विद इन 2-3 ईयर्स में अच्छे से अच्छे चलने वाले राजा भी या तो मर गए या उनका साम्राज्य खत्म हो गया। तो कोहिनूर सब पे लकी नहीं। वो था अब तो देखो, इंडिया का ही। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि पहले वायसराय था, फिर कौन आया बोलो? गवर्नर जनरल। ब्रिटिश के रूल के बाद कौन आया बता? ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल में आए गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? जरा पढ़ो, वॉरेन हेस्टिंग्स। एंडेड विद लॉर्ड माउंटबेटन। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहला था, बोलो वॉरेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड लास्ट कौन था? माउंटबेटन। ये फर्स्ट था और ये
लास्ट, बोलो बात समझ में आ गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत को आजाद कराया, इस तरह से क्या कहा जा सकता है। और इसकी वाइफ के साथ जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे संबंध थे, उसके फोटो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो उस वजह से उसने लगभग भारत को बेच ही दिया, जो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री। हाँ, क्या क्या साइन करना है, कहाँ कहाँ सर बहुत ऐसा तो बहुत सारे freedom समझौते कैसे हैं। दिलाई? आपने बोला जैसे उसने इंडिया को फ्रीडम दिलाई, कैसे? फ्रीडम ऐसे दिलाई कि उस समय जो ब्रिटिश था सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझा था। अभी हमने आपको नहीं बताया, जापान पे 1945 में वार हुआ था। ब्रिटिश ने लगभग अपनी सारी सेना खो दी थी। अब इंडिया को चलाने के लिए उसके पास सेना नहीं, तो महात्मा गांधी ने बोला लो हमारे 1 लाख सैनिक ले जाओ, इनसे भी लड़ाई करो। वो तो उनके सब सैनिक मारे गए क्योंकि वो जर्मनी से लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? जर्मनी। ये ब्रिटिश और ये क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी बहुत ताकतवर था, वो घुस घुस के मार रहा था। तो ब्रिटिश ने महात्मा गांधी से कहा हमारी मदद करो, हम उससे लड़ रहे हैं, अलाइड फोर्सेज हैं। बोले ठीक है, लेकिन तुम हमें आज़ादी दोगे तो वहाँ दे देंगे। देने वाली तो कौन सा किसको कौन देता है। लेकिन तब तक इतने कम हो गए थे इनके सैनिक, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इतना ही नहीं, यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में महात्मा गांधी ने बोला उनके लिए ड्रेस बनाओ, जो फौजी वहाँ लड़ रहे हैं ब्रिटिश, उनके लिए टोप बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। यहाँ से फौजी माल बन के जा रहा है। सर तो महात्मा गांधी ने और मतलब ब्रिटिश को सपोर्ट किया है। लगभग इनडायरेक्टली एक तरीके से सब। नहीं तो महात्मा गांधी को उनको जिंदा रखने का फायदा नहीं था। उन्होंने उन्हीं को बुलाया अपने यहाँ, जब भी सम्मेलन हुआ ना, तो दिखने में ऐसा लगता था। तो वो एक लिंक थे, वो क्या थे? मीडिएटर थे। आप देखो कि जो और सब लोगों पे लाठियां चली हैं, लेकिन न जवाहरलाल नेहरू पे कभी भी एक लाठी नहीं पड़ी, न इन पर। जवाहरलाल नेहरू से और ब्रिटिश में कुछ इनमें बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने बताया ना, इनकी वाइफ के साथ उनके संबंध है, इसीलिए पर्पसली इन्हीं को भेजा गया था लास्ट में कि तुम जाओ जवाहरलाल नेहरू को फंसाओ अपने जाल में, और अल्टीमेटली अपनी कंडीशन में, यानी हम उनको इंडिपेंडेंस देंगे तो किसकी कंडीशन में? अपनी कंडीशन में। नहीं तो कुछ ऐसे लीडर्स थे वो कहते थे नहीं हमको यूनिफाइड इंडिया चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम देश छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी जो सूबे है झांसी को झांसी दे दो, इनको 570 टुकड़ों में छोड़ के गए थे, 2 नहीं थे। बोले अब सूबों को ले सको तो ले लो, नहीं तो इंडिया बना के नहीं चले जाते। उन्होंने 570 पीसेस में छोड़ के गए इंडिया। सर वो कैसे टुकड़ों में तोड़ सकता है? तोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा जब हम आए थे तो यहाँ राजा थे 570 राजा, अब उन्हीं राजाओं का है, यहाँ कोई राजा नहीं। फिर सरदार पटेल ने, सर तब तक वो राजा भी तो मर चुके होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये अलग अलग है, भारत एक देश नहीं है, ये इतने राज्यों का समूह है, इतने अलग अलग नगरों का, और कोई भारत नहीं है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यहाँ के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने सबको एक जाकर रियासतों को साइन कराया, तब भारत एक हुआ। सर लेकिन हम ब्रिटिश की बात माने क्योंकि हमारा देश इतने टुकड़ों में बटा है। तो ब्रिटिश ने हमें जैसे तोड़ा था, फिर उन्होंने सबसे साइन करा लिया, तो इंडिया एक हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ कहाँ पे है कि हैं? ब्रिटिश ने हमें तोड़ा था सर? ब्रिटिश ने नहीं तोड़ा, उसने कहा जैसे हम ले गए थे, हमारी ठेकेदारी नहीं कि तुमको यूनिफाई करने, तुम अपना हो सको तो हो जाओ। बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे हमने लिया था वैसा दे रहे, हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी, तुम हमें छोड़ के जाने को कह रहे हो, हम क्यों कहे तुम एक हो जाओ। सर ऐसा हमारे स्कूल में किसी ने बताया था कि ब्रिटिश लोगों ने पहले से ही ये बोल दिया था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे किसी न किसी टाइम पे। हाँ ये तो है ही है। और उन्होंने जनवरी 26 वो डेट बना लिया था कि इस दिन छुड़वाना। हाँ हाँ, लेकिन उस दिन नहीं छूटा था, तो किसी और स्पेशल डे उस दिन नहीं तो देखो छूटने की वो बात है, हमारा वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने उस दिन, हमारे जनवरी 26, ये देखो लाहौर सम्मेलन हुआ था 26 जनवरी 1930 में। हम लोगों ने कहा इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, भारत एक देश है, ये जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था, तो संविधान हमारा इसी दिन पास हुआ। यानी सिर्फ इससे मतलब है हम आजाद, तो जिस दिन समझौता हो गया, सारी बातें पूरी हो गई, तो 1947 है, और ये हमारा संविधान कब बना? 51 में। बात समझ आ गई? 3 साल बाद हमने 2 साल 11 महीने में संविधान नवंबर में बना था ना, बन गया, तो 3 महीने हमने रखा कि एक अच्छे डेट का इंतजार किया। हाँ, लेकिन हमारी आज़ादी से उसका कोई लेना देना नहीं। जब हमारे बीच बंटवारा हो गया कि ठीक है आधा पाकिस्तान को मिलेगा, इतना अच्छा 2 फोन है लो, एक पाकिस्तान में, एक छोटी छोटी चीज़ का बंटवारा हुआ, एक पिन का बंटवारा हुआ, इतनी 10 पिन पाकिस्तान को दो, 20 पिन तुम रखो, ऐसा बंटवारा। जब वो सब पूरा हो गया,
बोले जब इस बंद कमरे में बंटवारा करो, जब आखिरी बंटवारा हो जाएगा हमें बता देना, मैं छोड़ दूंगा। सर लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? पाकिस्तान का नहीं, जो संपत्ति थी उनको आधी आधी बांटनी थी, जो रिसोर्सेस थे। सर लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को अलग क्यों किया? इंडिया और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जो लोग अलग रहना चाहते हैं, जो इंडियन मुस्लिम लीग थे, वो वोटिंग कराई ब्रिटिश ने, कौन लोग भारत से अलग रहना चाहते हैं। तो वो जिस प्रांत में मुस्लिम ज़्यादा थे उन्होंने कहा हम अलग रहना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ वोटिंग में वो अलग रहना चाहते थे उनको बोला इनको अलग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मन से सेपरेशन नहीं हुआ, मतलब उनका अपने मन से उनसे वोटिंग कराई गई कि कौन इंडिया में रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है। उनको मालूम था इंडिया वाज ए वेरी पावरफुल कंट्री, अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़े दिन बाद ये फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया को उन्होंने 2 टुकड़ों में छोड़ा। इसी तरीके से जर्मनी को भी 2 टुकड़ों में छोड़ा गया। अभी हमने कहा ना ब्रिटेन ने इस पर युद्ध किया, जीत भी लिया था। एक हो गया वेस्टर्न जर्मनी और एक हो गया ईस्टर्न जर्मनी, और उनके बीच वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन की दीवार बना दी। ये वाली दीवार को क्या कहते हैं? ईस्टर्न और वेस्टर्न, वॉल ऑफ बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी। और फिर लोग बर्लिन की इस दीवार पर बैठ के दोनों तरफ के लोग चाय पिया करते थे। बोले ब्रिटेन ने ये दीवार बनाई है, तोड़ो इसको। तोड़ डाला अभी 10 साल पहले। अब एक हो गया। तो अब वो सर, वॉल सर, नहीं लेकिन- है। हैं? अब नहीं, तोड़ दिया उन्होंने। दोनों तरफ लोगों ने कहा हम क्यों माने एक दूसरे को, हम एक हैं। तो सर अगर इन्होंने ये लोग समझ सकते हैं तो तो अब पाकिस्तान पाकिस्तान में इतना आतंकवाद फैला हुआ है, हम चाह कर भी उनको मिलाना नहीं चाहते। जैसे एक बाल्टी साफ पानी में एक मग्गा कीचड़ डालो तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते आतंकवादियों को हम मिला दें, वो चाहते हैं कि मिल जाना। एक सही कंट्री हो तो मिला लो। उस ऐसी कंट्री में जहाँ सब तरफ नक्सलिज्म है और ये सब है, कौन मिलाना चाहेगा? यानी इंडिया ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान में- नहीं तो अभी तक हम ऑफर कर चुके होते। वहाँ के लोगों का बात सुनोगे तो वो इंडिया के साथ होना चाहिए, बट इंडियंस आर नॉट। फिर वो गंदगी हो जाएगी। हमारे यहाँ भी उसी तरह का बहुत सारा हो जाएगा, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भी तोड़ा गया अमेरिका ने। Yes, पहले sir. कोरिया एक था, समझ में आया? जब बड़े नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा खराब करके रखा है। हाँ नॉर्थ कोरिया ना। बहुत ज्यादा तो नहीं। अब यहाँ अगला देखो, ये आपने देख दिया। इन सेपरेट चैप्टर वी डील अबाउट द डीड्स ऑफ अदर। देखो हमारे यहाँ कौन कौन से लोग हुए? क्या वारेन हेस्टिंग हुए? और वो लोग क्या वेस्ले हुए? क्या बेंटिक? तो इसके अलावा डलहौजी भी आया। डलहौजी की नीतियों ने कहा कि जिसके बच्चे नहीं है वो अपना अपना राज्य देगा। झांसी की रानी से उसने राज्य हड़प करने की डलहौजी की नीति थी। सर ये डॉक्टर ऑफ लैप्स है ना? हाँ, तो इससे उसने क्या किया कि सबको लैप्स कर दिया। जिसके जिसके बच्चे नहीं हुए, जिन्होंने गोद दिया वो भी अपना राज्य दिया। तो उसने झांसी की रानी से मांगा फिर लड़ाई करना। झांसी की रानी को तो था ही बेबी उनका दत्तक पुत्र था, गोद दिया, अडॉप्टेड। तो अब केनिंग्स, लॉरेंस, लाइटॉन, रिपॉन, ये सब देखो कितने सारे क्या हुए हैं। दीज आर, बोलो बेटा, ये तो कभी जवाब ही नहीं देंगे। ये सब कौन थे? मुस्कुराहट में ही सर जवाब छिपा है। मेरे चेहरा देखो, सिंपल चीजों का भी नहीं देते हो, डम हो तुम। इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। और पापा के बोलेंगे बेटा तो मेरा तेज है, कैप लगा के आता, कुछ भी पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा ना आज, दोनों सिंपल थे। ठीक है, पहला बताओ गवर्नर जनरल कौन था? 1 घंटा भी वेस्ट किया, पापा का पैसा भी वेस्ट किया। सिंपल, तीसरा जवाब भी नहीं दिया। लास्ट कौन था? अच्छा, इनसे कोई पूछता होगा इडली खाओगे कि डोसा? पापा ये क्या बोल रहा है, गाली दे रहा है, हमें क्या मालूम इडली क्या होता है। ऐसे ही करते हो ना वहाँ भी जब होटल जाते हो। नहीं, मेरे बेटे से कुछ नहीं बोलोगे, नहीं बेटे का बोलोगे। यही हो रहा है। ये इनको यही नहीं मालूम कि कौन क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये तो दे दिया जाए, जानता है थोड़ा, ऐसा हम बिल्कुल डम समझ रहे हैं। आगे देखिए, हेस्टिंग, वेस्ले, पेंटिक, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लाइटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, these are seemingly never ending successor। इतने सारे जब साल हुए, 100 साल में कितने गवर्नर जनरल बदले गए? 5वां साल में एक गवर्नर जनरल बदल जाता है। तो यहाँ पर समझ में आया। तो ये चीज़ जो शुरू हुई तो वो किससे शुरू हुई बताइए? वारेन हेस्टिंग से। और अंत कब हुई? लॉर्ड माउंटबेटन से इसकी अंत हुई। अब ये देखो आगे क्या लिखा है, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय लिखा है, पढ़ो।
तो आपको ये पता चल गया वायसराय कौन होते हैं और गवर्नर जनरल। लास्ट लाइन पढ़ो, चौथी लाइन, देखा है कि नहीं? गवर्नर जनरल हुए और कौन हुए? वायसराय। ऑल हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटी। किसी के नाम पे हमारी बुक छपी, किसी ने हमारी शिक्षा नीति में सुधार किया। जैसे इसमें आप देख लो कि कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर कुर्जन की शिक्षा नीति हुई। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कुछ लोगों ने हमारी बुक्स को बदल दिया कि भारत में भारत की संस्कृति पढ़ाने से इनका सुधार नहीं हो सकता, इनको इंग्लिश कल्चर पढ़ाओ। हमारे यहाँ इसका शुरू में विरोध हुआ, फिर हम लोगों ने इंग्लिश अडॉप्ट कर लिया। बोले इनकी जो वैदिक पढ़ाई से इनका सुधार नहीं होगा, तो ये भी चीज़ हुई थी। बेंटिक की भी ऐसी नीति आई थी। तो अब ये सब चीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसकी क्या एजुकेशन पॉलिसी। सर हमने इंग्लिश अडॉप्ट क्यों किया था? अडॉप्ट, अब उन्होंने कहा कि ये हमारे अच्छे स्लेव इस तभी बन सकते हैं जब ये इनकी इंग्लिश के कुछ कल्चर जाने। इनको चाय मंगाओ तो लोटे में लेके आते हैं, तो वो एजिटेट हो गई। ये कैसे स्लेव्स हैं? इनको थोड़ी तो इंग्लिश पढ़ाओ, मैनर तो पता चले कि हमारा स्लेव कैसा होना चाहिए। सर हमें उनका तो स्लेवरी सिखाने के लिए उन्होंने हमको इंग्लिश सर पढ़ाया। हमें उनका स्लेव बनना ही क्यों था? हमें नहीं बनना था, उन्हें तो बनाना था। तो उन्होंने बोला इनको इंग्लिश पढ़ाओगे तो अच्छे स्लेव बनेंगे। और जहाँ जहाँ हमारी दूसरी जगहों पर मान लीजिए हमने उपनिवेश या कॉलोनी बनाई है, वहाँ इनको भेजेंगे तो हमारे स्लेव्स अच्छे दाम पे बिकेंगे। स्लेवरी तो हमें अच्छा स्लेव कैसे बन सकते हैं? इंग्लिश पढ़े बिना बन सकते हैं कि वहाँ संस्कृत पाठ करोगे वो पढ़ाएंगे। यहाँ पे स्लेव वही होते थे, इंग्लिश ही नहीं आती। हाँ, तो अब यहाँ पर है तो इंग्लिश। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब कैसे चलता गया अलग अलग सोसाइटी में। नाउ टुमारो फ्रॉम 9 o'clock to 11 o'clock वी विल मूव अहेड दिस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इनके क्वेश्चन भी करेंगे, कल करेंगे।